दोस्तों, सोचने वाले सोचने में रह गए और पहुंचने वाले मुसाफिर तो यार मंजिल तक पहुंच गए। आप जानते होंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आज इस सेशन के बाद कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा लास्ट सेशन है जिसमें हम यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानने वाले हैं। मुझे लगता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको पूरी पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। आपने सारे कॉन्सेप्ट को पूरी बारीकी से अंडरस्टैंड किया होगा। आज इस सेशन में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम जानेंगे। वैसे तो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को लास्ट सेशन में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन मुझे लगता है यार थोड़ा सा और जानना चाहिए। तो यार आज की शानदार सेशन में हम साथ मिलकर काफी सारी एप्लीकेशन को जानेंगे और हम स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जानेंगे। करें स्टार्ट फिर। इसके बाद क्या होगा, आज के सेशन को कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फिनिश करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट सेशन से यार केमिकल बॉन्डिंग में हमारी मुलाकात होगी। काफी सारे सेशन केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड होंगे और आपकी भारी डिमांड भी थी कि सर केमिकल बॉन्डिंग को जल्दी से स्टार्ट कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स 12th क्लास से हैं उन सभी को बताना चाहूँगा यार आपकी डिमांड को भी पूरा किया जाएगा। जल्द ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया जाएगा, यानी मंडे ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिक के लेक्चर आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो सबसे पहला चैप्टर 12th क्लास के ट्रैक का स्टार्ट होने जा रहा है वह चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। यानी आपकी भरपूर डिमांड को पूरा किया जाएगा यार। जैसा आप कहेंगे गेम प्लान वैसा ही बनाया जाएगा। तो चले फिर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से बात करते हैं यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की। हमें यार कौन कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को याद करना है। पोलिंग स्केल पर बेस्ड ये डेटा आपके सामने है। पोलिंग स्केल स्टैंडर्ड स्केल है, ये आप जानते होंगे। तो देखिए यार वैसे तो काफी सारा डेटा आपके सामने है, लेकिन आपको एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली में जो एलिमेंट्स की देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज दी है, इन वैल्यूज को गो थ्रू करना है और जितना याद हो जाए उतना अच्छी बात है। वैसे काफी सारी वैल्यूज को मैंने एक शानदार अंदाज में आपको याद करवाया था। अगर आपको याद हो गया तो अच्छी बात है यार। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बोरोन फैमिली से लेकर आपको हेलोजन्स तक इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है। जितना याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो यार एग्जाम में दिया भी होगा। अगर कहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज करना होगा तो यार एग्जाम में आपको दिया रहेगा। मामला क्लियर है? तो आप शानदार अंदाज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज कर पाएंगे। आज के इस बेहतरीन सेशन को यहां से स्टार्ट करना है, स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो आप लास्ट सेशन में ही देख चुके हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, इंपोर्टेंट एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा हमें किस प्रकार से याद करना है, टेक्निक भी मैंने आपको सिखाई है। अगर आपने यार लास्ट सेशन अटेंड किया है तो आपको पता होगा। लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया है और आप ये जानना चाहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को कैसे याद किया जाए, तो यार जाइए फिर लास्ट सेशन में जाइए और देखिए। यहां देखिए मुझसे मुलाकात आपकी फिर से हो पाएगी, आप लौट कर आएंगे। मैं कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है? तो आप लास्ट सेशन को अटेंड कीजिए और फिर लौटिए। देखिए यार, अगर आप लास्ट सेशन को अटेंड कर चुके हैं और आप इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद करने की टेक्निक जान चुके हैं, तो जो डेटा मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, आपको जो टेक्निक सिखाई थी, उससे आपने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के लिए जो जो वैल्यूज याद की थी, ये वैल्यूज यार पोलिंग स्केल पर बेस्ड मैंने आपको बताई थी। यानी ये वैल्यूज कहां से मिलती हैं? पोलिंग स्केल से मिलती है। आखिरकार ये पोलिंग स्केल क्या है, इसकी कहानी को हमें यहां पर अंडरस्टैंड करना होगा। बाय असाइनिंग आर्बिट्री वैल्यू ऑफ 4 टू फ्लोरीन, पोलिंग वाज एबल टू सेट अप रिलेटिव वैल्यूज फॉर ऑल एलिमेंट्स। ध्यान से देखिए, पोलिंग भैया ने क्या किया, पोलिंग भैया ने फ्लोरीन को एक आर्बिट्री नंबर असाइन किया 4 और बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 मानते हुए कैलकुलेट की। किस प्रकार से कैलकुलेट की? एक शानदार अंदाज में कैलकुलेट की। उन्होंने दिमाग लगाया यार, इस प्रकार से अगर ए बी मॉलिक्यूल है तो ए एंड बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। ये उनका दिमाग था, पोलिंग भैया का दिमाग था। और क्या दिमाग लगाया? उन्होंने देखा अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली बी की तरफ शिफ्टेड होंगे, यहां पार्शियल माइनस चार्ज होगा, यहां पार्शियल प्लस चार्ज होगा। मामला क्लियर है? और यहां देखिए उन्होंने रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन किया। क्या बोला उन्होंने यार ये बोला कि इस प्रकार से डेल्टा रेजोनेंस एनर्जी डिफाइन की जा सकती है। क्यों डिफाइन की जा सकती? क्यों डिफाइन किया? इसे यूज करते हुए यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल इन्होंने बनाया। कैसे डिफाइन की जा सकती है? देखिए इन्होंने कहा कि रेजोनेंस एनर्जी डेल्टा ये होगी, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? क्या कहना था? एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस बॉन्ड एनर्जी फॉर 100% कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी फॉर 100% कोवेलेंट बॉन्ड यानी नॉन पोलर। इन्होंने मान लिया कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ रहेगी, इसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ रहेगी। जी हाँ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगी ये एक्चुअल वैल्यू होगी बॉन्ड एनर्जी की। और थियोरेटिकली अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, इसको यार 100% कोवेलेंट मानते हुए इस प्रकार की पोलैरिटी को अगर हम डिस्कार्ड करें और हम थियोरेटिकली नॉन पोलर बॉन्ड मानते हुए, जी हाँ थियोरेटिकली अगर यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात नहीं की गई है तो फिर 100% कोवेलेंट ही तो माना है। तो 100% कोवेलेंट बॉन्ड मानते हुए अगर यार कहीं से हम यहाँ पर थियोरेटिकल वैल्यू को पुट कर दें तो कुछ तो डिफरेंस आएगा। जी हाँ, इस प्रकार से मुझे लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिलने से थियोरेटिकल वैल्यू की बजाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या मिल पाएगी? ज्यादा मिल पाएगी। इस प्रकार से डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से यार एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बॉन्ड एनर्जी की क्या मिल पाएगी? ज्यादा मिल पाएगी। अब काफी सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे यार ये बॉन्ड एनर्जी क्या है? देखिए बॉन्ड एनर्जी वह एनर्जी है, वह एनर्जी का अमाउंट है जब बॉन्ड बना होगा, जो एनर्जी रिलीज हुई होगी। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स के केस में ज्यादा एनर्जी का अमाउंट रिलीज हुआ होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी आई होगी जब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बने होंगे। तो मैं यहां पर आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि एक एनर्जी रिलीज होगी जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब भी दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी तो यार एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी का नाम बॉन्ड एनर्जी है। ज्यादा डिटेल आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जानेंगे। तो यहां मैंने आपको क्या बताया? एक्सपेरिमेंटली या फिर एक्चुअल केस की बात की जाए तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा मिल रही होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, थियोरेटिकल वैल्यू से। क्योंकि यार थियोरेटिकली तो आपने इसे क्या मान लिया है? 100% कोवेलेंट मान लिया है। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को ना कंसिडर किए यहां पर देखिए बॉन्ड एनर्जी की बात की है। तो ये क्या होगी? ये थियोरेटिकल बॉन्ड एनर्जी होगी। 100% कोवेलेंट बॉन्ड मानते हुए नॉन पोलर बॉन्ड के लिए आपने बॉन्ड एनर्जी की बात की है, लेकिन एक्चुअल में तो ये पोलर होगा। इस प्रकार से डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्जेस अपीयर हो रहे होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो यार एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी इतनी है और थियोरेटिकल वैल्यू कितनी है? 100% कोवेलेंट मानते हुए इतने, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो पोलिंग भैया ने दिमाग लगाया, थियोरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो बॉन्ड एनर्जी की है इसमें डिफरेंस क्यों मिल रहा है? तो सोचा तो उनके दिमाग में एक ही बात आई कि यार थियोरेटिकली हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को कंसिडर नहीं किया है, जो कि एक्सपेरिमेंटली एक्चुअल केस में कंसिडर हो रहा होगा। अगर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्जेस अपीयर हो रहे होंगे तो यार ऐसे केस में हमें एक्चुअल वैल्यू क्या मिल रही होगी? अलग मिल रही होगी। देखना, एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इन चार्जेस के अपीयर होने की वजह से लग रही होगी। तो एक्चुअल वैल्यू बोन एनर्जी की थियोरेटिकल वैल्यू से क्या मिल रही होगी, अलग मिल रही होगी। और ये अलग इस वजह से ही मिल रही है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये बोन 100% कोवेलेंट नहीं है। मतलब जो हमने 100% कोवेलेंट थियोरेटिकली माना है, एक्चुअल केस में प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये 100% कोवेलेंट नहीं है। तो ऐसे केस में बोन एनर्जी क्या मिल रही होगी, डिफरेंट मिल रही होगी। कि डिफरेंस कब ज्यादा मिलेगा यार, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तब ये डिफरेंस ज्यादा मिल पाएगा। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है थियोरेटिकल वैल्यू से ज्यादा डेविएट कर रही होगी, ये चार्जेस ज्यादा अपीयर कर रहे होंगे और इस वजह से देखिए अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, बोन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और डिफरेंस हमें थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में ज्यादा मिल रहा होगा। तो यही दिमाग पोलिंग भैया ने लगाया, बोन एनर्जी के डिफरेंस को यूज किया पोलिंग भैया ने, और पोलिंग भैया ने कहा कि इसी डिफरेंस को यूज करते हुए अगर बात को आगे बढ़ाया जाए तो देखिए बात इस प्रकार से आगे बढ़ पाएगी। रेजोनेंस एनर्जी डेल्टा इज इक्वल टू बोन एनर्जी EAB एक्सपेरिमेंटल, बोन एनर्जी EAB एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल एक ही बात है। जो एक्चुअल होगी ये क्या होगी, ये एक्सपेरिमेंटल होगी। जी हां, एक्सपेरिमेंट से मिल पाएगी माइनस EAB थियोरेटिकल कहां से, 100% बॉन्ड को यार कोवेलेंट मानते हुए। ये कहां से मिल पाएगी यार, सोचिए कहां से मिल पाएगी। देखिए इस प्रकार से AABB A2B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, AABB A2B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इसके लिए कुछ बोन एनर्जी होगी, इसके लिए कुछ बोन एनर्जी होगी, मान लेंगे इसके लिए X होगी, इसके लिए Y होगी। तो यार इस प्रकार से अगर हम AB के लिए बात करें, थियोरेटिकली बात करें, तो AB के लिए बोन एनर्जी कितनी होगी, एवरेज वैल्यू ली जाएगी X प्लस Y/2, एवरेज वैल्यू यही होगी। अब आप सोचेंगे 2 से डिवाइड क्यों किया भैया, यहां पर 2A थे, ठीक है, यहां 2B थे। अगर 2A 2B के लिए अगर वैल्यू XY है, जब ये कंबाइन हो रहे हैं, जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये एनर्जी XY है इस प्रकार से। तो यार जब एक A एक B कंबाइन होंगे तो एवरेज तो इस प्रकार से मिल पाएगी। इसके लिए X/2 A1 है B1 है, इसके लिए Y/2 X/2 प्लस Y/2, ये एवरेज कितनी मिल पाएगी, X प्लस Y/2। मामला क्लियर है। ये है यार अर्थमेटिक मीन। क्या है ये, अर्थमेटिक मीन। अब पोलिंग भैया चालाक थे, उन्होंने दिमाग लगाया और एवरेज देखिए इस प्रकार से इंडिकेट की। हटा दो इसे, ये आपने अंडरस्टैंड किया एवरेज को कैसे यहां पर इंडिकेट किया जा सकता है। पोलिंग भैया ने और स्टाइलिश तरीके से एवरेज को इंडिकेट किया। एक होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां पर उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो अर्थमेटिक मीन लेते थियोरेटिकली बॉन्ड एनर्जी को इंडिकेट करने के लिए, या ज्योमेट्रिक मीन लेते। पोलिंग भैया ने क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन लिया। ज्योमेट्रिक मीन किस प्रकार से लिया, देखिए इस प्रकार से, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बीबी बॉन्ड रेज टू पावर 1/2। ये भी यार मीन है बॉन्ड एनर्जी का। और ये कौन सा मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। जो पोलिंग भैया ने यहां मीन लिया, ये कौन सा मीन है, ये यार ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है। रेजोनेंस एनर्जी को इस शानदार अंदाज में डिफाइन किया और ज्योमेट्रिक मीन लेकर जो बॉन्ड एनर्जी फॉर AB बॉन्ड मिलती है, दिस इज थियोरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड एनर्जी यार थियोरेटिकल बॉन्ड एनर्जी है, थियोरेटिकल बॉन्ड एनर्जी है। मामला क्लियर है। तो सबसे पहले रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन किया, रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन किया। तो यहां से हमें यार दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं जो रेजोनेंस एनर्जी मिलती है, ये मिलती है
EAB एक्सपेरिमेंटल माइनस EAB थ्योरेटिकल या फिर आप बोल सकते हैं EAB एक्चुअल माइनस EAB। देखिए बॉन्ड एनर्जी फॉर 100% कोवेलेंट बॉन्ड, थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड। बॉन्ड एनर्जी फॉर 100% कोवेलेंट बॉन्ड। मामला क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अगर यार आपको ये मामला क्लियर है कि डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से मिल रहा है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये थ्योरेटिकल वैल्यू से क्यों डिफर कर रही है, इसलिए डिफर कर रही है, यहां देखिए डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस में अट्रैक्शन होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ तो इनमें अट्रैक्शन होगी, ज्यादा डिफरेंस हुआ तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी, ज्यादा डेविएशन मिल पाएगा। क्लियर हुआ मामला? यानी इनका मानना है कि थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये अलग अलग इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। डिफरेंस ज्यादा होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा एक्सटेंट में डिफर कर रही होगी। ठीक है जी, ये गैप ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हुआ तो यार ये गैप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है जी, जिसे क्या बोल दिया इन्होंने, रेजोनेंस एनर्जी बोल दिया। चलिए बहुत बढ़िया है। ही स्टेट्स दैट, आगे इन्होंने क्या किया, ही स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फॉर ए एंड बी, ठीक है ना, कोई भी दो एटम लिए जा सकते हैं, फॉर ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखिए कैसे एक्सप्रेस किया, ही स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference for two atoms, different atoms A and B can be expressed as, देखिए किस प्रकार से इन्होंने एक्सप्रेस किया, काई ए माइनस काई बी, काई ए माइनस काई बी, ये मिलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसे डेल्टा EN से भी इंडिकेट किया जा सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। रेजोनेंस एनर्जी की टर्म्स में इन्होंने शानदार अंदाज में एक्सप्रेस किया 0.208 अंडरूट डेल्टा, अंडरूट रेजोनेंस एनर्जी। ये क्या है, ये रेजोनेंस एनर्जी है। काफी सारी बुक्स में यार इसको ऐसे भी इंडिकेट किया गया है, काई ए माइनस काई बी। हमें इस डिफरेंस की मैग्नीट्यूड की बात करनी है, काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू डेल्टा EN इज इक्वल टू 0.208 की बजाय क्या दिया गया, 0.102 अंडरूट डेल्टा। अगेन डेल्टा इज रेजोनेंस एनर्जी। मामला क्लियर है? अब काफी सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, 0.208 इंटू रूट डेल्टा होगा या 0.102 इंटू रूट डेल्टा होगा। यार दोनों हो सकते हैं। दोनों कैसे हो सकते हैं, यहां देखिए, कंडीशन अप्लाइड, इफ बॉन्ड एनर्जी is taken in किलो कैलोरी पर मोल। अगर बॉन्ड एनर्जी को यहां पर डेल्टा को एक्सप्रेस करते टाइम, देखिए डेल्टा किस प्रकार से एक्सप्रेस होता है, देखिए डेल्टा होता है इस प्रकार से एक्सप्रेस, ये आपके सामने है, ये भी एक्चुअल माइनस EAA इंटू EBB रेज टू पावर 1/2। डेल्टा इस प्रकार से शानदार अंदाज में एक्सप्रेस होगा यार। अगर ये किलो कैलोरी में
ये किलो कैलोरी में, तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में देखिए डेल्टा ऐसे इंडिकेट किया है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को इस प्रकार से इंडिकेट किया जाएगा। अगर यहां रेजोनेंस एनर्जी की बात अगर की गई है किलो कैलोरी पर मोल में, तो अंडर डेल्टा के सामने क्या मिलता है? 0.208 मिलता है। ठीक है जी। अगर ये कहानी रेजोनेंस एनर्जी की, यहां भी तो देखिए रेजोनेंस एनर्जी है, ये कहानी अगर यार किलोजूल पर मोल में यहां बताई गई है, कौन सी यूनिट में? किलोजूल पर मोल में। यहां देखिए अगर ये बॉन्ड एनर्जी किलोजूल पर मोल में हो, ये बॉन्ड एनर्जीज किलोजूल पर मोल में हो, तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में यूनिट अगर डिफरेंट हो तो यहां ये कांस्टेंट टर्म क्या मिलती है? अलग मिलती है। रेजोनेंस एनर्जी को अगर इस शानदार अंदाज में इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किलोजूल पर मोल में यूज करते हुए, थियोरेटिकल जो वैल्यूज हैं ये किलोजूल पर मोल में यूज करते हुए एक्सप्रेस किया गया है, तो यार रेजोनेंस एनर्जी हमें किलोजूल पर मोल में मिलती है, और किलोजूल पर मोल में मिलती है तो इस प्रकार से यहां देखिए कांस्टेंट क्या मिल पाएगा? ये कांस्टेंट हमें अलग मिल पाएगा। कितना मिलता है? अगर किलोजूल पर मोल यूनिट के साथ बात की गई है 0.102 मिलता है। वैसे ये होगा, जेडली बुक में दिया गया 0.1017, तो अप्रोक्सीमेशन लेने से मैंने क्या बोल दिया? 0.102। ठीक है जी। स्टैंडर्ड बुक्स को ही मैं फॉलो करता हूं, इंडियन बुक्स को काफी कम फॉलो करता हूं, कि मुझे पता है ज्यादा जो रिलायबल बुक्स हैं ये सारे बाहर की फिरंगी किताबें ज्यादा रिलायबल हैं। आपको भी पता होगा रिसर्च पेपर से ये किताबें बनती हैं, और जो डेटा है ऑथेंटिक डेटा है, जैसे गीता बाइबल जैसी किताबें हैं, वैसी किताबें यार केमिस्ट्री की दुनिया में भी है। इंडियन ऑथर बुक्स आप उठा लेंगे तो एक बुक में कुछ और दिया है, दूसरी बुक में कुछ और मिल जाएगा, थ्योरी में कुछ मिल जाएगा, क्वेश्चंस में कुछ मिल जाएगा, तो कौन सी बात को ठीक मानेंगे? तो यार आप बच्चे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं कोई बुक आपको रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल डेटा पर बात काफ़ी ज़्यादा आधारित होती है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ड मिलती है, तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल डेटा मैं अपनी रिसर्च के साथ आपके सामने पेश करूँ, बयां करूँ, उसी को ही आप फॉलो करें। इधर उधर की किताबों में पता नहीं क्या मिल जाएगा, है ना। मैं तो यार इंडियन ऑथर बुक्स को कम ही फॉलो करता हूँ। मैं आपको बताऊं, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को मना करता हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा ऐसा नहीं है, बताना पड़ता है उस टाइम, है ना। और ये नहीं बोल सकते बच्चे को कि ये किताबें बिल्कुल फर्जी हैं, आप इसमें से मत कीजिए, क्योंकि बच्चे को केयर के साथ रखना पड़ता है। तो ऑफलाइन में मैं क्लास लेता हूँ, काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास इंडियन बुक से क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा आसान वही है, इंडियन बुक्स हैं। जुगाड़ दिया होता है ना, एक टॉपिक को इस प्रकार से इंडियन बुक्स में दिया मिलता है कि बच्चों को आसान लगता है। फिरंगी बुक्स में ज़्यादा लॉजिकल दिया होता है, आगे पीछे की भी काफ़ी ज़्यादा कहानी डिटेल में मिलती है, तो बच्चे कम पसंद करते हैं। इसलिए ऐसी किताबें टीचर्स के लिए हैं, बच्चों के लिए नहीं है। हम उसमें से क्या करते हैं, जो भी काम की बातें, जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्टिव काम है, जो हमें लगता है आपके सामने ज़्यादा अच्छे से पेश किया जा सकता है, जैसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर तड़का मसाला लगाकर आपके सामने पेश किया जाए तो आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसे यार हम इस प्रकार से आपके सामने पेश करते हैं। तो यार मैं जितना भी डेटा आपके सामने पेश करूंगा ये ऑथेंटिक डेटा होगा, और आप भी बचिए। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऐसा डेटा घूम रहा है जो कि केमिस्ट्री की दुनिया में जो कि गलत है ना। काफ़ी सारी चीज़ें किताबों में गलत दी हैं, और लोग भी उसको मतलब पढ़ कर कि जस्ट किताब में दिया है, स्प्रेड कर दिया है बस। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी सारे रिसर्च पेपर को देखता हूँ। कोई भी चीज़ क्लास में लाने से पहले उसकी काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनिंग करता हूँ, है ना। काफ़ी ज़्यादा बुक से मैं देखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पेपर से मैं देखता हूँ कि क्या ये बात वैलिड है, कि इसका कुछ और मतलब तो नहीं निकल रहा है। आप भी जानते केमिस्ट्री में काफ़ी सारी बातों का काफ़ी मतलब निकलता है। तो आप भी ट्राई कीजिए, ऑथेंटिक डेटा को फॉलो करें, है ना, और गलत बातें ना ही फॉलो करें। एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आता है जहाँ चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती है, जहाँ इंडियन बुक्स में गलत बातें पेश की गई हैं, वहीं से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जिस भी टॉपिक में ज़्यादा
कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस उस टॉपिक से ज्यादा होंगे, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, ठीक है। और वैसे ही क्वेश्चन मुझे लगता है रैंक और सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। ऐसे टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन जो कि कॉम्प्लेक्स है, जो कि अजीब है, मतलब सभी बच्चे जिनके अंदर कंफर्टेबल नहीं है, सभी लोग कंफर्टेबल नहीं है यार, वो क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर दिया, मुझे लगता है रैंक और सिलेक्शन बिल्कुल मतलब डिसाइड हो जाएगा, वहां से वारे न्यारे हो जाएंगे आपके, बोलते हैं ना ऐसे, वारे न्यारे हो गए, मजा आ गया, मौज कर दी। तो यार यहां देखिए जेडली बुक में दिया है 0.1017, तो मैंने अप्रोक्सीमेशन से लिख दिया 0.102, लिया जा सकता है इतना अप्रोक्सीमेशन, जी हाँ। तो यार ये जो कांस्टेंट है ये अलग अलग क्यों मिलता है? ये कांस्टेंट अलग अलग इसलिए मिलता है क्योंकि यहां डेल्टा की जो यूनिट है ये क्या है, ये अलग अलग है। मामला क्लियर हुआ? और यहां देखिए कांस्टेंट वैल्यू को इंक्लूड करने का मकसद बस इतना सा है, मकसद बस इतना सा है, यहां एक एलिमेंट को क्या मान लिया जाएगा, फ्लोरीन मान लिया जाएगा, और उसकी आर्बिट्री वैल्यू कितनी पुट कर दी जाएगी, 4। उस 4 वैल्यू को पुट करने के बाद जो दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल रही होगी, वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ऐसे नंबर्स की फॉर्म में मिल पाए, अलग अलग एलिमेंट के केस में ऐसे नंबर्स की फॉर्म में मिल पाए, ताकि उन नंबर्स को याद रखना, उन नंबर्स को लॉजिकली रिलेट करना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, हमारे लिए आसान हो। ऐसे नंबर्स मिलते हैं जिनको हम आसानी के साथ याद कर पाएंगे, और ऐसे नंबर्स यार मैंने लास्ट सेशन में आपके सामने पेश किए थे, एक बार फिर से देखना चाहेंगे, देख लीजिए। अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप 4 मान लेंगे तो बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके लिए लिखना ज्यादा आसान होगा। क्यों ज्यादा आसान होगा? देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, तो लिथियम की कितने मिलती है, 1 मिलती है। कितने मिलती है? 1 मिलती है। आगे चलते हैं, बेरिलियम की कितने मिलती है? 1.5 मिलती है। बोरोन की 2 मिलती है, कार्बन की 2.5। 0.5 के गैप से हमें आगे चलना पड़ता है। अगर ऐसे कांस्टेंट अगर हम यहां पर इंक्लूड करेंगे तो इस प्रकार से 0.5 के गैप से चलना पड़ता है। तो ऐसे सुंदर से नंबर्स हमें मिलते हैं, ठीक है जी, अट्रैक्टिव नंबर्स मिलते हैं। मामला क्लियर है? आगे देखिए 3 मिलती है, आगे देखिए 3.5 मिलती है, और फ्लोरीन के लिए हमने आर्बिट्री वैल्यू कितनी मान ली है? 4 मान ली है। अगर फ्लोरीन के लिए आर्बिट्री वैल्यू 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो हाइड्रोजन के लिए कितनी मिलती है? 2.1। याद रखेंगे हाइड्रोजन के लिए कितनी मिलती है? 2.1 मिलती है। नीचे जाने पर देखिए सोडियम, और नीचे देखिए सीजियम तक जाएंगे, मिनिमम वैल्यू मिल पाएगी 0.7 मिल पाएगी। लास्ट सेशन में हमारा डिस्कशन हो चुका है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, सोडियम की कितनी मिलती है? 0.9 मिलती है। यहां देखिए मैग्नीशियम की 0.3 से आपको इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ना है, 1.2। एल्यूमिनियम की 1.5, सिलिकॉन की 1.8। देखना 0.3 मैंने ऐड किया है, लेफ्ट टू राइट में चल रहा हूं थर्ड पीरियड में, और 0.3 मैंने ऐड किया है। यहां देखिए फॉस्फोरस की 0.3 ऐड करने पर 2.1। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सल्फर की मिलती है 0.4 ऐड करने के बाद 2.5, और क्लोरीन की मिलती है 0.5 ऐड करने के बाद क्लोज टू 3 मिलती है, ठीक है जी। नीचे जाएंगे हैलोजन फैमिली में, नीचे जाएंगे क्या मिलती है? ब्रोमीन के लिए 2.8, और नीचे जाएंगे आयोडीन के लिए 2.5, और नीचे जाएंगे AT के लिए 2.2। इस प्रकार से पोलिंग स्केल हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को इंडिकेट करने में। मामला क्लियर? और यही स्टैंडर्ड स्केल भी होगा यार, इसी स्केल का हम यूज करेंगे। अगर एग्जाम में ये नहीं दिया है कौन से स्केल पर बात करनी है मेरे दोस्त? पोलिंग स्केल पर बात करनी है। सबसे पुराना स्केल यही है, पोलिंग स्केल है। काफी साल पहले, इनफैक्ट सबसे पहले पोलिंग भैया ने ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इस कॉन्सेप्ट को इस शानदार अंदाज में इंट्रोड्यूस किया, और पोलिंग भैया के बाद
मुलिकन भैया है, मुलिकन भैया ने 1934 में अपना स्केल बनाने की पूरी कोशिश की। मुलिकन भैया ने क्या कहा? मुलिकन भैया ने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस शानदार अंदाज में आप इंडिकेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुड बी रिगार्डेड एज एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनका कहना था काई मुलिकन इज इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। ऐसा करने से हम डिफरेंस नहीं बल्कि किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडिकेट करना चाहें तो इंडिकेट कर पाएंगे। इनका यह कहना था। इन्होंने कहा कि डिफरेंस की जरूरत नहीं है, हम किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंडिकेट करना चाहें तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2 करने से इंडिकेट कर पाएंगे। अरे वाह, मौज हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा तो मौज तो हो जाएगी, लेकिन मेरे दोस्त प्रॉब्लम ये हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है। अलग अलग किताबों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अलग अलग बुक्स में यार अलग अलग दी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑथेंटिक डेटा मिलना बड़ा डिफिकल्ट है। अलग अलग किताबों में ही अलग अलग वेरिएशन दिया है। इनफैक्ट अगर एक दूसरे टीचर की वीडियो उठाकर आप देखेंगे, अलग अलग टीचर्स की उठाकर देखेंगे, सेम प्लेटफॉर्म पर आप देख लेंगे यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हर अलग इंसान के अपने अलग विचार हैं। मेरे विचार अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मेरे विचार वही हैं जो अच्छी किताबें कहती हैं, जेडली कहती है या और अच्छी किताबें इनऑर्गेनिक की हैं। नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आपने सुना नहीं होगा, नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। बच्चे जो 11th-12th क्लास में इंडियन ऑथर के अलावा अगर किसी किताब का नाम सुनते हैं तो ये किताब जेडली एक फेमस किताब है। जैसे गीता, बाइबल, कुरान है, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब जेडली है। तो यार मेरा डेटा वही होगा जो ऑथेंटिक होगा, जो बुक्स में होगा। लेकिन आप अलग अलग किसी भी प्लेटफॉर्म पर टीचर्स के क्लास नोट्स या फिर वीडियो आप उठाकर देख लीजिए। वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा क्या क्या, तो कितना भी महान टीचर क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड क्या मिल जाएंगे, अलग मिल जाएंगे। यानी इसका ऑथेंटिक डेटा मिलना बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोगों का कहना कुछ और है, कुछ लोगों का कहना कुछ और है। यानी इसका ऑथेंटिक डेटा मिलता नहीं, ये कहना चाहूंगा मैं आपसे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर लोग खुलकर बोलते नहीं हैं। तो मुलिकन भैया ने स्केल तो बना दिया, लेकिन इसका ऑथेंटिक डेटा ना मिलने की वजह से ये स्केल उतना फेमस नहीं हो पाया। अरे मामला क्लियर है कि नहीं है? इनफैक्ट ऐसा रिलेशन भी उस टाइम इंट्रोड्यूस किया गया जिस टाइम मुलिकन भैया ने स्केल बनाया कि पोलिंग और मुलिकन स्केल पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की बात की जाए तो क्या वैल्यूज अलग मिल पाएंगी, क्या इनमें कोई रिलेशन होगा? हाँ यार, दोनों स्केल अलग हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के दोनों अंदाज अलग हैं। ऑब्वियस सी बात है, दोनों स्केल को यूज करने से जो वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज डिफर कर रही होंगी। किस प्रकार से डिफर कर रही होंगी? काफी सारे लोगों ने हाथ बटाया इस काम में। चलिए भाई, काफी सारे साइंटिस्ट लगे, चेक करते हैं। फ्लोरीन के लिए जो वैल्यू पोलिंग स्केल पर 4 थी तो मुलिकन स्केल पर कितनी होगी? कार्बन के लिए वैल्यू 2.5 थी तो मुलिकन स्केल पर वैल्यू कितनी होगी? तो जो रिलेशन सामने आया पोलिंग भैया के स्केल से निकलने वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और मुलिकन भैया के स्केल से मिलने वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वह रिलेशन इस प्रकार से सामने आया, काई पोलिंग इज इक्वल टू काई मुलिकन डिवाइडेड बाय 2.8। ये रिलेशन सामने आया। यानी अगर आप पोलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को एक्सप्रेस करना चाहें, कौन से स्टाइल में? मुलिकन स्केल के स्टाइल में, तो आप शानदार अंदाज में एक्सप्रेस कर पाएंगे। मुलिकन भैया कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ये होनी चाहिए, तो यार इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम यहां इंडिकेट कर दें तो यहां से हमें क्या मिल पाएगा? यहां से हमें मिल पाएगा ये एक्सप्रेशन, काई पोलिंग इज इक्वल टू काई मुलिकन। देखिए ये हमने पुट किया तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 है।
अगर इसको आप यहां पुट करेंगे 2.8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहां क्या मिलता है 5.6 मिलता है। क्या मिलता है यहां पर 5.6 मिलता है। ये मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और यार काफी सारे लोग ये ध्यान रखते ही नहीं, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो एक्सप्रेस किए गए हैं इसमें मुलिकन स्केल के अकॉर्डिंग, इस एक्सप्रेशन में काई मुलिकन इज इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2, ये जो वैल्यूज हैं ये कौन सी यूनिट्स में होंगी, कौन सी यूनिट्स में होंगी? ये वैल्यूज होंगी यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में। These are indicated in इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट, ठीक है ना। ये किस में होनी चाहिए वैल्यूज? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में होनी चाहिए। क्या इनको किसी डिफरेंट यूनिट में एक्सप्रेस किया जा सकता है? जी हाँ। इसके लिए किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद या डिवाइड करने के बाद, है ना, सिंप्लीफाई करने के बाद किलो कैलोरी पर मोल यूनिट में हमें देखिए इसी स्टाइल में अगर काई पोलिंग को इंडिकेट करना हो तो कैसे इंडिकेट कर पाएंगे? ऐसे इंडिकेट कर पाएंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय, पहले क्या था ध्यान से देखिए, पहले था यार 5.6। क्या 5.6 मिल पाएगा? जी नहीं, 5.6 नहीं मिल पाएगा। 5.6 के अलावा कुछ मिलेगा। 5.6 तो हमें तब मिल रहा था जब इनकी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में पुट की थी। अब देखिए अगर ये वैल्यूज यहां पर किलो कैलोरी पर मोल यूनिट में पुट की जाए, ऐसे केस में, ऐसे हालात में डिवाइड करना होगा 125 से। अगर यार काई पोलिंग मुलिकन भैया के स्टाइल में एक्सप्रेस करना हो, कैसे किया जाएगा? देखिए ऐसे किया जाएगा, किलो कैलोरी पर मोल यूनिट हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट हो तो ऐसे एक्सप्रेस किया जाएगा। लेकिन अगर यार यूनिट किलोजूल पर मोल हो तो मुलिकन भैया के स्टाइल में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? काई पोलिंग को आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 540, ऐसे कब एक्सप्रेस किया जाएगा? जब यार यहां ये यूनिट क्या हो, किलोजूल पर मोल हो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूनिट किलोजूल पर मोल हो, तब यहां देखिए किससे डिवाइड करना होगा? 540 से डिवाइड करना होगा। किलो कैलोरी पर मोल हो तो डिवाइड करना होगा 125 से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो डिवाइड करना होगा 5.6 से। अगर आपको पोलिंग स्केल के कोरस्पोंडिंग वैल्यू चाहिए, काई पोलिंग चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर यार आपको काई मुलिकन चाहिए तो ऐसे केस में जस्ट आपको अर्थमेटिक मीन लेना होगा। काई मुलिकन चाहिए तो अब मुलिकन स्केल फेमस तो नहीं हुआ, लेकिन मुलिकन स्केल को यूज करते हुए पोलिंग स्केल पर जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू तक तो पहुंचा ही जा सकता है। इसके लिए क्या बताया गया? पोलिंग स्केल की वैल्यू मुलिकन स्केल की वैल्यू किस प्रकार से डिफर करती है। मुलिकन स्केल पर जो वैल्यू मिलती है उसको 2.8 से डिवाइड कर दिया जाए, इसको 2.8 से डिवाइड कर दिया जाए तो काई पोलिंग मिल जाएगा। तो इस प्रकार से काई पोलिंग को एक्सप्रेस किया, मतलब यहां डिवाइडेड बाय 2 पहले से था ही, अब इस काई मुलिकन को 2.8 से डिवाइड करना हो तो यार 2.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इस पूरे को 2.8 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2.8 से, यानी काई पोलिंग किसके इक्वल मिल जाएगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 5.6। ये देखिए कब वैलिड होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में होंगे। अगर यार यूनिट हो किलो कैलोरी पर मोल तो उस केस में आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये किससे डिवाइड होगा? ये डिवाइड होगा 125 से। अगर यार इनकी यूनिट किलोजूल पर मोल हो तो किससे डिवाइड करना होगा? 540 से डिवाइड करना होगा। चले आगे, मुलिकन स्केल आपको क्लियर हुआ। अगर यार पोलिंग स्केल आपको क्लियर हुआ, मुलिकन स्केल आपको क्लियर हुआ, अब बारी है ओलेड स्केल की। 1958 में ओलेड भैया ने भी हाथ आजमाया शानदार अंदाज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंडिकेट करने के लिए। किस प्रकार से इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंडिकेट किया? इनका कहना था अकॉर्डिंग टू ओलेड स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फोर्स बाय विच न्यूक्लियस ऑफ एटम अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस
अगर यार एटम ने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है तो ऐसे केस में ऐसे हालात में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ न्यूक्लियस की, ये इस प्रकार से एक्सप्रेस की जाएगी K इंटू जेड इफेक्टिव इंटू e⁻² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इस प्रकार से इंडिकेट की जाएगी। ये फॉर्मूला कहां से मिलता है भैया? देखिए ये फॉर्मूला यहां से मिलता है। ये न्यूक्लियस है और ये देखिए अंदर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल होंगे जी, हमें नहीं पता कितनी सेल है। और ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, इससे दूरी कितनी है न्यूक्लियस की? न्यूक्लियस की दूरी इस इलेक्ट्रॉन से है r, यार है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसकी दूरी कितनी है? यार है। अब देखिए अंदर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यार इस न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कम कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगी, इसकी शील्डिंग भी हो रही होगी। आप जानते हैं जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा इसका कंप्लीट इफेक्ट नहीं लग रहा होगा, इसका इफेक्ट कुछ कम होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, इस प्रकार से इसको शील्ड करने की वजह से। और ये आप जानते हैं ये इफेक्ट कम होकर कितना हो जाएगा? न्यूक्लियर चार्ज कम होकर कितना हो जाएगा? इफेक्टिवली कितना हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा Z माइनस सिग्मा। ठीक है जी। तो अगर यार ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर Z इफेक्टिव है और कूलम यूनिट में इस चार्ज को एक्सप्रेस करना है, तो ये चार्ज हुआ इफेक्टिव चार्ज प्लस Z इफेक्टिव इंटू E। मामला क्लियर है? यहां से यार इफेक्टिव चार्ज कूलम यूनिट में इतना मिलता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम यूनिट में कितना मिलता है? E कूलम मिलता है। मैग्नीट्यूड की बात की जाए, साइन तो यार नेगेटिव होगा, ये आप जानते हैं। और कूलम्बिक फोर्स अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच जो लगती है, अट्रैक्टिव फोर्स जो लगती है, इसी फोर्स की बात की ओल्डेड स्केल ने। ओल्डेड स्केल क्या कहता है? कहता है कि जो कूलम्बिक फोर्स लग रही होगी इन अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच, ये कूलम्बिक फोर्स K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर लग रही होगी। जहां देखिए Q1 की वैल्यू आप ये पुट कर देंगे प्लस Z इफेक्टिव इंटू E, Q2 की वैल्यू आप यहां से पुट कर देंगे E कूलम। तो यहां से यार F कूलम्बिक, F अट्रैक्टिव फोर्स देखिए कितनी मिल रही होगी? K इंटू Z इफेक्टिव इंटू E यहां से, और A की देखिए यहां से, तो E की पावर कितनी हो जाएगी? 2 डिवाइडेड बाय R⁻² है। यहां देखिए R⁻² क्या होगी? 2 होगी। आई होप आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। अब देखिए ओलेड भैया ने क्या किया? ओलेड भैया ने देखा यार पोलिंग स्केल फेमस है, मेरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इस प्रकार से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसिडर करने से आ रही है, इस यार पोलिंग स्केल पर ही एक्सप्रेस कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब एक तो लोगों को अलग से वैल्यूज याद नहीं करनी होंगी, जो आदत सी पड़ गई है 1932 से पोलिंग स्केल की वैल्यूज को याद करने की। एक तो यार वो बात डिस्टर्ब नहीं होगी, पोलिंग स्केल डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरा यार मेरा स्केल ज्यादा लॉजिकल भी नजर आएगा, मेरा स्केल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है, तो मेरा नाम हो जाएगा। जी हाँ, इसी वजह से इनका नाम हुआ, वरना यार पोलिंग स्केल में कोई कमी नहीं है। ओलेड भैया ने पोलिंग स्केल को ज्यादा लॉजिकल अंदाज में एक्सप्रेस किया है ना, और सारी गेम ही यार एक्सप्रेस करने की है। कैसे एक्सप्रेस किया? इन्होंने कहा इस प्रकार से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसिडर करने से जो वैल्यू मिल रही होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वह वैल्यू किस प्रकार से पोलिंग स्केल पर एक्सप्रेस की जा सकती है। ठीक है, टफ नहीं लगना चाहिए आपको यार, सिंपल लैंग्वेज में सारी बातें बताई हैं। इस प्रकार से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने कंसिडर किया और उन्होंने कहा कि पोलिंग स्केल पर अगर बात की जाए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हुए, तो इस प्रकार से एक बेहतरीन अंदाज में बात की जाएगी 0.744 प्लस 0.359 इंटू Z इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर।
इस प्रकार से वैल्यू मिल पाएगी पोलिंग स्केल पर इस अट्रैक्टिव फोर्स को यूज करते हुए। कुछ कांस्टेंट वगैरह मिल रहे होंगे, उनका दिमाग था जिससे उन्होंने यार एडजस्टमेंट की कि इस प्रकार से कांस्टेंट मिल रहे होंगे, इन कांस्टेंट को अगर हम इन्हीं पर्टिकुलर कांस्टेंट को यूज करेंगे तभी जाकर इस एफ अट्रैक्शन को यूज करते हुए हम पोलिंग स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैलकुलेशन कर पाए थे, बोर्न एनर्जी के डेटा को यूज करते हुए वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें यार इस प्रकार से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हुए मिल पाएगी। ये इनका दिमाग था, इन्होंने जो कांस्टेंट या इंट्रोड्यूस किए और देखा किस प्रकार से पोलिंग स्केल पर जो वैल्यूज मिल रही थी और मेरी जो वैल्यूज हैं ये मैच होंगी, इस प्रकार से मैच होंगी। 0.744 ऐड करना होगा, जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर के साथ 0.359 क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो यार एक स्केल ये आपके सामने है, ओल्डेड स्केल। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बता देंगे ओल्डेड भैया ने क्या किया था, ठीक है जी, पूछा जा सकता है क्या कंट्रीब्यूशन रहा ओल्डेड भैया का, मुलिकन भैया का कंट्रीब्यूशन क्या था, है ना, पोलिंग भैया का कंट्रीब्यूशन तो यार लाजवाब था, बेहतरीन था। इसी स्केल को हम आज तक फॉलो करते आए हैं, नमन है पोलिंग भैया को, ठीक है जी। अब यार ये सारे स्केल तो आपने देख लिए होंगे, अब 12 एप्लीकेशंस को जानने की। आखिरकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इस डेटा को, सुंदर से डेटा को, है ना, हमने शानदार अंदाज में एक्सप्रेस कर लिया। अब इसका यूज क्या है, कहानी में कैसे पिरोया जा सकता है इस डेटा को, इसकी हमें बात करनी है। चलिए यार यूज की बात कर लें। काफी सारी एप्लीकेशंस हैं, जल्दी जल्दी रैपिड फायर राउंड के साथ हम देखिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, एक के बाद एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन को हम देखते हुए, है ना, शानदार अंदाज में दिल और दिमाग दोनों में समाने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी जल्दी यार हम डेटा के साथ फैमिलियर हो पाएं और आगे बढ़ पाएं। दिल और दिमाग दोनों तक बात जाएगी तो मुझे लगता है लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगी बातें। देखिए मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर किस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू के साथ रिलेट किया जा सकता है। नीचे मूव करने पर, पीरियोडिक टेबल में नीचे मूव करने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर MC इंक्रीज करता है और यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जी हां पी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। क्या मिलता है यहां से, अरे क्या मिलता है यहां से, यहां से एक शानदार रिलेशन हमें यह मिलता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ मेटालिक कैरेक्टर इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है ना यार। नॉन मेटालिक कैरेक्टर NMC, नॉन मेटालिक कैरेक्टर या NC से इंडिकेट कर लो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेटालिक कैरेक्टर को आपने MC से इंडिकेट किया है तो एक काम कीजिए, नॉन मेटालिक कैरेक्टर को NC से इंडिकेट कर लो। नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो आपको क्या करना है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं और नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। बस इतनी सी बात बताना मेरा मकसद था, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। मतलब लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, ठीक है जी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो यार नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। मामला क्लियर है। और मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहे होंगे और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहे होंगे, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे होंगे। ये बात आपके दिल और दिमाग तक पहुंच गई है तो ठोको ताली। आगे चलते हैं, फिर आगे यार बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। किसकी बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें। ये देखिए डेल्टा EN, ये डेल्टा EN है, डेल्टा EN इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जैसे बॉन्डेड एटम्स इस प्रकार से
ए एंड बी है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हुआ तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्जेस ज्यादा होंगे। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हुआ तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्जेस ज्यादा होंगे। इनमें यार अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो मुझे लगता है अगर ये अट्रैक्शन ज्यादा हुई, अगर ये अट्रैक्शन ज्यादा हुई, पास आएंगे, लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये देखिए अट्रैक्शन कब ज्यादा होगी, जब डेल्टा EN ज्यादा होगा। यार ये चार्जेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही तो अपीयर कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो यार चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्या होगा, ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, लेंथ कम हो जाएगी, पास आएंगे। तो मुझे लगता है डेल्टा EN के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ ये जो लेंथ है जो कम हो रही है, जो बॉन्ड लेंथ है, ये यार इनवर्सली रिलेटेड है। मुझे तो ऐसा ही लगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, चार्जेस ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, ये पास में आ जाएंगे, लेंथ कम हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। तो यार ये रिलेशन कैसा होगा, इस प्रकार का होगा कि हम बोल सकते हैं इनवर्सली रिलेटेड है। तो यार इस पर बेस्ड एग्जांपल जल्दी से देख लें। इस पर बेस्ड एग्जांपल क्या बनेगा, HF HCl HBr HI, ये बनेगा। यहां से यहां मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डेल्टा EN, अरे वैल्यूज आपके पास हैं भैया, जल्दी से कैलकुलेट करें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जल्दी से देख लें। फ्लोरीन की 4 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, डिफरेंस देख लो यार 1.9। यहां देखिए आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है 2.1 है, डिफरेंस देखिए 0.4 डिक्रीज हुआ है। इस प्रकार से ये डिफरेंस डिक्रीज हो रहा होगा। अगर ये डिफरेंस डेल्टा EN डिक्रीज हो रहा होगा तो यार बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही होगी, ये डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। जी हाँ, बॉन्ड लेंथ इस प्रकार से इंक्रीज हो रही होगी। मामला क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको हजम हो गया है। चलिए यार, अगर कॉन्सेप्ट आपको हजम हो गया है तो आगे चलते, आगे बढ़ते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स की बात करते हैं। हाइड्राइड्स का क्या मतलब है, हाइड्राइड का मतलब है एक बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मतलब दो टाइप के एटम। किसका बाइनरी कंपाउंड, हाइड्रोजन का, जिसमें एक एटम हाइड्रोजन हो, एक टाइप का एटम हाइड्रोजन हो और दूसरा एटम कोई दूसरा एलिमेंट हो। जैसे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है या फिर हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन अटैच्ड है। ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्राइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्राइड्स बोलेंगे ऐसे कंपाउंड्स को। ठीक है जी। और ऐसे हाइड्राइड्स के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, मतलब H+ कौन ज्यादा एक्सटेंट में डोनेट कर रहा होगा, किसकी टेंडेंसी H+ डोनेट करने की ज्यादा होगी, ये टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से यार यहां पर रिलेट की जाएगी। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M, ग्रेटर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड अगर MH टाइप का है और यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर M की ज्यादा है तो H डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। H+ डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, H तो यार H+ की फॉर्म में डोनेट होगा, ये क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो यार एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यार नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा है। ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जो ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मिल रहा है वही ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का मिल पाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ is directly related to electronegativity of M in case of MH type hydride
ठीक है, MH टाइप हाइड्राइड के केस में इस प्रकार से अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, ऐसे केस में H+ डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी ये M की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड कर रही होगी। M ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज्यादा टेंडेंसी होगी, MH की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही होगी। मामला क्लियर है? चलिए भाई, एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब बारी है नेचर ऑफ बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स यार पोलर भी हो सकते हैं और बॉन्ड्स नॉन पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। कब होगा बॉन्ड पोलर? अगर यार काई ए माइनस काई बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0, देन बॉन्ड इज सेड टू बी पोलर। देन बॉन्ड इज सेड टू बी, नोट कर लें, पोलर। If electronegativity difference is zero, then bond is said to be non-polar. अगर यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो तो बॉन्ड को क्या बोल देंगे? ऐसे बॉन्ड को नॉन पोलर बोल देंगे, 100% कोवेलेंट बोल देंगे, 100% कोवेलेंट बोल देंगे। मामला क्लियर है? नॉन पोलर 100% कोवेलेंट बोल देंगे। अगर यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉन जीरो है तो ऐसे केस में एक की एबिलिटी उन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ज्यादा होगी, तो क्या होगा? चार्जेस डेवलप होंगे, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यानी पोलैरिटी अराइज होगी। मतलब बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होगा, उसमें यार आयनिक कैरेक्टर आ रहे होंगे। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस अगर इस प्रकार से चार्जेस अगर यार डेवलप हो रहे होंगे तो हम क्या बोल देंगे? आयनिक कैरेक्टर आ रहे होंगे, क्या बोल देंगे यार? ऊपर अगर आपको विजिबिलिटी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो देखिए, इस प्रकार से मैंने कैमरा को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया है। आई होप अब विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। कैमरा तो नहीं हिल गया है मेरा? अरे हाँ, कैमरा भी हिल गया है। पिछली स्लाइड्स में आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी नहीं तो अगर कोई आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आई है, कुछ भी कट गया है साइड से, तो PDF नोट्स में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? इंटेंशन आप अगर मेरी समझ गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर प्रॉब्लम आई होगी किसी कॉन्सेप्ट में, किसी बात को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है जी? अगर यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा इस प्रकार से तो चार्जेस डेवलप होंगे, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो आयनिक कैरेक्टर आएंगे, मतलब बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होगा, ठीक है जी? अगर बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है तो यार हेनी स्मिथ भैया ने एक फॉर्मूला बनाया, बड़े चालाक थे ये, एक फॉर्मूला बनाया, मौके का फायदा उठाया। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, डेल्टा EN ज्यादा है, डेल्टा EN ज्यादा है, तो इस प्रकार से डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्जेस ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ अपीयर कर रहे होंगे। अगर किसी एक एटम की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को खींचने की और ज्यादा है तो यार डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस और ज्यादा होंगे, इस प्रकार से, ठीक है? यानी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। चार्जेस ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ डेवलप हो रहे होंगे और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाए और ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ चार्जेस अपीयर होंगे, इनकी शिफ्टिंग और इस तरफ हो जाएगी। चार्जेस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस और ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। अगर यार डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कंप्लीट भी हो सकती है, कंप्लीट ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है जी? उस केस में बॉन्ड क्या हो जाएगा? लेस कोवेलेंट, मोर आयनिक हो जाएगा, कि कंप्लीट शिफ्टिंग हो गई है। मामला क्लियर है? तो यार मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने से आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। हेनी स्मिथ भैया ने क्या कहा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो थियोरेटिकली आप ऐसे कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? इनका फॉर्मूला ये कहता है
16 इंटू डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN रेज टू पावर 2। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का यार मैग्नीट्यूड लिया गया है। क्या लिया गया है? यहां मोड लगाइए, मैग्नीट्यूड लिया गया है। इस डिफरेंस को ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे? देखिए 16 इंटू मोड काई ए माइनस काई बी, मोड काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 इंटू मोड काई ए माइनस काई बी, मोड काई ए माइनस काई बी, और इसकी पावर कितनी होगी? 2 होगी। इस प्रकार से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब क्या बता एग्जाम में? परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड करना आ जाए, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके पास परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या? परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर 100 माइनस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होंगे, 100 माइनस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होंगे, आयनिक कैरेक्टर होंगे। इस प्रकार से यार आप शानदार अंदाज में आयनिक कैरेक्टर पर कमेंट कर पाएंगे। और कोवेलेंट कैरेक्टर पर अगर आपको कमेंट करना है तो इस प्रकार से 100 में से आयनिक कैरेक्टर को माइनस करने से हमें कोवेलेंट कैरेक्टर की परसेंटेज मिल जाएगी। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उसको यहां डाल देंगे, यहां डाल देंगे, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे, परसेंटेज की फॉर्म में आपको आयनिक कैरेक्टर मिल जाएंगे। 100 में से माइनस करने के बाद आयनिक कैरेक्टर को, है ना, 100 में से आयनिक कैरेक्टर को माइनस करेंगे तो क्या मिलेंगे आपको? कोवेलेंट कैरेक्टर मिल जाएंगे। अब इसके बाद एक बात यहां पर बताना चाहूंगा मैं आपको। ये जो फॉर्मूला है जो अभी हमने डिजाइन किया है, कौन सा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू मोड काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 इंटू काई ए माइनस काई बी, ग्रीक सिंबल है काई, इससे इंडिकेट किया जाए काई ए माइनस काई बी रेज टू पावर 2। ये काई किसको इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। काई ए माइनस काई बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को। इसको आप डेल्टा EN से भी इस प्रकार से इंडिकेट कर पाएंगे। इसकी बातचीत हो चुकी है। तो यहां पर मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं, 3 केस बनेंगे भैया। किस प्रकार से 3 केस बनेंगे? ये जो काई ए माइनस काई बी है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है डेल्टा EN, जो काई ए माइनस काई बी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर यार 2.1 के इक्वल मिलता है तो आपको 50% आयनिक, 50% कोवेलेंट कैरेक्टर मिल पाएंगे। देन बॉन्ड विल बी 50% आयनिक, 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट। चाहे आप कैलकुलेशन कर लें, घर बैठे अपनी किस्मत को आजमा लें, यहां 2.1 पुट करके देखें क्या मिलता है आपको। ऑलमोस्ट 50% आयनिक कैरेक्टर मिलते हैं। अगर आयनिक कैरेक्टर 50% है तो कोवेलेंट भी 50 होंगे। इसके बाद देखिए सेकंड केस क्या बनता है? इफ डेल्टा EN काई ए माइनस काई बी दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन 2.1, 2.1 है तो 50% आयनिक, 50% कोवेलेंट कैरेक्टर मिलते हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंस 2.1 से ज्यादा हो जाए फिर क्या होगा? देन देयर विल बी मोर आयनिक कैरेक्टर एंड लेस कोवेलेंट कैरेक्टर। देन वी कैन सी दैट bond is more ionic, less covalent। जी हाँ, अगर यार 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और तब 50% आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर मिलते हैं, अगर डिफरेंस ज्यादा हो जाए 2.1 से तो उस केस में तो यार मुझे लगता है चार्जेस और ज्यादा डेवलप हो पाएंगे। तो आयनिक कैरेक्टर क्या मिल पाएंगे? ज्यादा मिल पाएंगे। जब यहीं पर ही 50% आयनिक कैरेक्टर थे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 था, 2.1 से ज्यादा डिफरेंस होगा
तो 50 से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर 50 से कम होंगे, यानी बॉन्ड मोर आयनिक होगा, लेस कोवेलेंट होगा। मामला क्लियर है? अगर यार ऐसा हो जाए, थर्ड केस, अगर ऐसा हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा एन और काई ए माइनस काई बी इज लेस देन 2.1, ऐसा हो जाए तो आपकी कैसे विचार है? यार 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था तो 50% आयनिक कैरेक्टर थे। 2.1 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे, बॉन्ड इज लेस आयनिक। अगर यार आयनिक कैरेक्टर कम होंगे तो ऐसे केस में मोर कोवेलेंट। जी हाँ, आयनिक कैरेक्टर कम होंगे तो कौन से कैरेक्टर ज्यादा होंगे? कोवेलेंट ज्यादा होंगे। बॉन्ड इज लेस आयनिक एंड मोर कोवेलेंट। ऐसे केस में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या मिल रहे होंगे? ज्यादा मिल रहे होंगे। आई होप आपने इस पूरी गाथा को अंडरस्टैंड किया होगा। अब गैलीज भैया का कुछ और ही कहना था। गैलीज भैया कहते हैं कि एक काम कीजिए। क्या कहते हैं गैलीज भैया? कहते हैं काम कीजिए, पोलिंग स्केल को यूज करते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को इंडिकेट कीजिए। कर लो भाई। यहां इन्होंने पोलिंग स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज मिलती हैं उनको इंडिकेट किया। इनफैक्ट इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को इंडिकेट किया, डेल्टा EN, ठीक है जी, जो कि क्या है? जो कि काई ए माइनस काई बी, और मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो मोड लगा दिया है, ठीक है जी। और यहां देखिए अलोंग वाई एक्सिस क्या किया? अलोंग वाई एक्सिस आयनिक कैरेक्टर को इंडिकेट किया, आयनिक कैरेक्टर को इंडिकेट किया। तो क्या देखा इन्होंने? देखा किस प्रकार से ग्राफ मिलता है, इस प्रकार से ग्राफ मिलता है, ठीक है ना? क्या मिलता है इस प्रकार से? अगर इस डेटा को अंडरस्टैंड किया जाए, इन्होंने अंडरस्टैंड किया, और फिर देखिए इस प्रकार से जब ग्राफ प्लॉट करते हैं उस डेटा को अंडरस्टैंड करने के बाद, तो ग्राफ हमें इस प्रकार से मिलता है, ग्राफ हमें इस प्रकार से मिलता है। ये ग्राफ क्या कहता है? इन्होंने देखा प्रैक्टिकल डेटा के साथ जब हम ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे तो ग्राफ ये कहता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब 1.7 है, इस फॉर्मूला से तो हमें यह पता चलता है 2.1 होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लेकिन ये तो यार थियोरेटिकल बात है। प्रैक्टिकली ग्राफ से देखिए क्या मिलता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या कहता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 के क्लोज हो, गैलीज भैया क्या कहते हैं? 1.7 के क्लोज हो, तब आयनिक कैरेक्टर 50 मिलते हैं। तब आयनिक कैरेक्टर कितने मिलते हैं? तब आयनिक कैरेक्टर 50 मिलते हैं। अरे वाह, इनकी कहानी तो एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड है। ये कहानी कहती है कि अगर डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 है तो यार 50% आयनिक 50% कोवेलेंट होगा बॉन्ड, ठीक है। इस प्रकार से प्रैक्टिकल डेटा से हमें पता चलता है। और यार अगर ये डिफरेंस डेल्टा EN, अगर ये डिफरेंस मोर देन 1.7 होगा तो बॉन्ड विल बी मोर आयनिक, 50% से ज्यादा आयनिक होगा। मोर आयनिक मतलब मोर देन 50%, ठीक है जी। अगर ये डिफरेंस डेल्टा EN लेस देन 1.7 होगा देन मोर कोवेलेंट, बॉन्ड विल बी मोर कोवेलेंट, मतलब 50% से ज्यादा कोवेलेंट होगा। ये बात प्रैक्टिकल डेटा से मिलती है, ये बात गैलीज भैया ने बताई। हैनी स्मिथ फॉर्मूला से क्या बात सामने आती? थियोरेटिकली क्या बात सामने आती? थियोरेटिकली ये बात सामने आती है। यार प्रैक्टिकल बात से थियोरेटिकल बात डिफर तो जरूर कर रही होगी, है ना, करेगी यार। थियोरेटिकली
हम चीज़ों को जैसे कंसिडर करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो यार चीज़ें उनसे डिफरेंट ही मिलती है, कुछ ना कुछ तो देखिए एरर मिलता ही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि 2.1 के इक्वल है तो 50% कोवलेंट 50% आयनिक, 2.1 से ज़्यादा है मोर आयनिक, 2.1 से कम है लेस आयनिक मोर कोवलेंट। यहाँ ये बात 1.7 से सर ने बता दी, 1.7 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो 50% आयनिक 50% कोवलेंट। 1.7 से डिफरेंस अगर ज़्यादा है मोर आयनिक, 1.7 से कम है लेस आयनिक मोर कोवलेंट। मतलब ये कंफ्यूजिंग डेटा क्यों है यार? कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, अगर आप बारीकी से देखेंगे, अगर आप सच्चे दिल से देखेंगे, पूरी शिद्दत से अगर आप इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो यार ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग हमने बात की है, और ये हैनी स्मिथ भैया ने जो अपना जुगाड़ू फॉर्मूला बनाया था, है ना, ये उससे सामने आता है, ये थियोटिकली हमारे सामने आता है। तो थियोटिकल पिक्चर से एक्सपेरिमेंटल जो हमें पिक्चर मिलती है, क्या मिलती है, अलग मिलती है। तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है जी। और कौन सी वैल्यू ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी, कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी, क्या बोलना ज़्यादा सही होगा, तो मुझे लगता है, मैं बिलीव करता हूं एक्सपेरिमेंटल डेटा में, ठीक है जी। तो चलें आगे, फिर आगे यार नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है? नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की बात करनी है। किस प्रकार से हाइड्रोक्साइड्स के नेचर पर कमेंट किया जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड्स के नेचर पर किस प्रकार से हम कमेंट कर पाएंगे, इसकी हमें यहां पर बात करनी, कर लेंगे भाई बात। देखिए आपने देखा होगा कि काफी बार हम बोलते हैं कि ये हाइड्रोक्साइड एसिडिक होगा, काफी बार बोलते हैं ये बेसिक होगा। जैसे कंफ्यूजन आपके दिमाग में आती होगी कि ClOH है और NaOH, इसे तो बेस बोलते हैं, इसे एसिड बोलते हैं, दोनों में OH, इसे एसिड बोलते हैं दोनों में है OH, तो कैसे एसिड बेस कैसे? भैया ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर इसको जनरलाइज किया जाए तो मेरे पास यार एक हाइड्रोक्साइड है AOH टाइप का। किस टाइप का? AOH टाइप का हाइड्रोक्साइड मेरे पास है, ठीक है। अब ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, हम कैसे कमेंट कर पाएंगे? या तो ये एसिडिक होगा या ये बेसिक होगा। हम कैसे कमेंट कर पाएंगे कि एसिडिक है या ये बेसिक है? यार कमेंट इस प्रकार से कर पाएंगे, ये बात डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। कैसे डिपेंड करती? देखिए यहां दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काई ए माइनस काई ओ, ए एंड ओ के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है ना। ए एंड ओ के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा, ये डिफरेंस अगर ज्यादा हो, किससे? ओ एंड एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, काई ओ माइनस काई एच, ठीक है जी। ये ज्यादा हो, ये डिफरेंस ज्यादा हो इस डिफरेंस से, ठीक है। तो क्या होगा ऐसे केस में? जो भी डिफरेंस ज्यादा होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, मतलब दिस बॉन्ड विल ब्रेक डाउन, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेंगे? A प्लस OH माइनस, यानी इसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक, बेसिक नेचर हो जाएगा। जो डिफरेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है ना, तो यार उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी बॉन्ड है वह बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है जी। जिन भी एटम्स के बीच आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को कंसीडर किया है और वह डिफरेंस ज्यादा मिल रहा है, दो एटम के बीच का बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, ठीक है जी। अब देखिए यहां हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, काई ए माइनस काई ओ। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है पिछले केस में हमने ज्यादा कंसीडर कर लिया है, तो इस केस में मान लेते हैं कम है। हाँ, किसी केस में कम भी होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा? ये वाला डिफरेंस क्या मिल रहा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा मिल रहा होगा, काई ओ माइनस काई एच। अगर ये डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा मिल रहा है, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी किसकी फॉर्मेशन होगी? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, AO माइनस H प्लस, AO माइनस H प्लस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा,
तो ये फॉर्म होगा। अगर यार H प्लस यहां से मिल रहा है तो नेचर कैसा हुआ, एसिडिक नेचर हुआ, एसिडिक नेचर हुआ। जरा आप सोचकर बताएं इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कौन सा डिफरेंस, सोडियम और ऑक्सीजन का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज का, या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज का डिफरेंस ज्यादा है? कौन सा डिफरेंस ज्यादा है? मुझे लगता है ये डिफरेंस ज्यादा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। सोडियम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ज्यादा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। और यहां यार ये वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि यार यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, इस डिफरेंस की बात की जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, इस डिफरेंस की बात की जाए तो ये डिफरेंस ज्यादा मिलता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो फॉर्मेशन होगा ClO माइनस H प्लस का, इसका फॉर्मेशन होगा। इस केस में देखिए अगर यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक किया जाए, काई Na माइनस काई O माइनस काई H, अगर यार यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक किया जाए तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज का डिफरेंस क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां फॉर्मेशन किसका होगा, Na प्लस OH माइनस, OH माइनस मिलता है या OH माइनस मिलता है तो इसका नेचर बेसिक हो जाएगा। यहां देखिए H प्लस मिलता है, इसका नेचर कैसा हो जाएगा यार, एसिडिक हो जाएगा। आई होप आपने इस पूरी कहानी को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर यार आपने नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स को जान लिया है तो अब बारी है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को जानने की। किसको जानने की? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को जानने की। चलिए नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात कर लें। ये एप्लीकेशन नंबर कौन सी होगी दोस्तों? ये एप्लीकेशन नंबर 6 होगी, जिसमें हमें बात करनी है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की करें बात। चलिए बात की जाए। लेट अस कंसीडर an oxide of the type AO टाइप का ऑक्साइड आप कंसिडर कीजिए। देन वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास होंगी। 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास किस प्रकार से होंगी, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काई माइनस काई O इज मोर देन 2.3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन एटम और दूसरे एलिमेंट के एटम का, दूसरे एलिमेंट का देखिए कितना है, 2.3 से ज्यादा है। तो क्या बोलेंगे ऐसे केस में? ऐसे केस में बोल देंगे ऑक्साइड विल बी बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक होगा। अगर यार ये डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काई A माइनस काई O, अगर ये डिफरेंस लेस देन 2.3 मिल रहा है, कितना मिल रहा है? लेस देन 2.3 मिल रहा है, इस केस में ऑक्साइड विल बी एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक बेसिक के अलावा भी कोई टाइप होता है ऑक्साइड का? सुना होगा आपने, अरे सुना होगा बचपन में। क्या सुना होगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जी हां, अगर ये बाउंड्री कंडीशन हुई, क्या बाउंड्री कंडीशन हुई, ये डिफरेंस अगर यार 2.3 के इक्वल हुआ, ये इसके क्लोज हुआ, तो ऐसे केस में ऑक्साइड विल बी एम्फोटेरिक इन नेचर। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? ऐसा ऑक्साइड यार जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट हो जाए। क्या ऐसे ऑक्साइड पाए जाते हैं? जी हाँ, मिलते हैं, ऐसे ऑक्साइड मिलते हैं। देखिए नोट कर लें, याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन आया है काफी बार
कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बता दें, कितने एम्फोटेरिक हैं, कितने एसिडिक हैं, कितने बेसिक हैं, आप ये बता दें। तो यार सबसे पहले एम्फोटेरिक को ही याद कर लें। बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, टिन के ऑक्साइड्स, लेड के ऑक्साइड्स, एंटीमनी का ऑक्साइड याद कर लें, और इसमें क्रोमियम का ऑक्साइड भी आप इंक्लूड कर लें। इंपॉर्टेंट है ये भी, Cr2O3 एग्जाम में आ चुका है, ये भी एम्फोटेरिक है। ठीक है जी, याद हो जाएगा। देख लो यार, दूर से देख लो देख लो देख लो, काफी बार देख लो, मुझे लगता है जान पहचान हो जाएगी। बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड, लेड के ऑक्साइड्स, ठीक है ना। टिन के भी ये देखिए 2 ऑक्साइड है, SNO SNO2, लेड के भी 2 ऑक्साइड है, PbO PbO2। इसके अलावा यहाँ देखिए एंटीमनी का ऑक्साइड, Sb2O3, और क्रोमियम का ऑक्साइड। ये सभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, देख लो। इनके आगे चलकर हाइड्रोजन चैप्टर में मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। क्या ट्रिक होगी एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद करने की, अभी आप देख लो, जस्ट आप जान पहचान बना लो इसके साथ, ठीक है। जान पहचान बना लिया आपने, देख लिया एम्फोटेरिक ऑक्साइड को। अब आइए वापिस आइए, अलोंग ए पीरियड, लेफ्ट टू राइट बात करें, अलोंग ए पीरियड बात करें, लेफ्ट टू राइट बात करें, ये जो डिफरेंस होगा ए एंड ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये डिफरेंस कम हो रहा होगा अलोंग ए पीरियड बात की जाए तो। एसिडिक नेचर क्या मिलता है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, ठीक है। डाउन द ग्रुप ये जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस होगा डाउन द ग्रुप, काई ए माइनस काई ओ, ये डिफरेंस बढ़ रहा होगा। लेफ्ट टू राइट ये काई ए माइनस काई ओ, ये जो डिफरेंस है ये कम हो रहा होगा। अगर ये डिफरेंस कम हो रहा होगा, डिफरेंस कम मिलता है, तो एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर डाउन द ग्रुप मूव करें, डिफरेंस ज्यादा मिल रहा होगा, तो ऐसे केस में डिफरेंस अगर ये इंक्रीज कर रहा होगा, डिफरेंस ज्यादा मिल रहा होगा, तो नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। डिफरेंस कम मिल रहा होगा, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ये डिफरेंस अगर कम मिल रहा होगा, नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा होगा। और डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा होगा। मामला क्लियर है। और यार इससे आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, इन पीरियोडिक टेबल डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जी हां, मेटल्स इस तरफ है, ऑक्सीजन उस तरफ है, डिफरेंस देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर गैप इंक्रीज होगा, उस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होगी, इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही होगी। अगर यार ये गैप ज्यादा होगा इन दो एलिमेंट्स के बीच, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे यार ऐसे केस में, ऐसे हालात में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा मिलने की वजह से बेसिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए एक बार फिर से सुनिए मेरी बात, ऑक्सीजन तो यहां मिलता है और यहां देखिए कौन मिलता है, यहां हमें मेटल्स मिलती हैं। अगर इनके बीच का जो गैप है, ये गैप इंक्रीज हो रहा हो, मतलब हम राइट साइड जाएंगे तो ऑक्सीजन यहां राइट साइड मिलेगा, आपको काफी दूर मिलेगा, ठीक है ना, और मेटल्स आपको लेफ्ट साइड मिलेंगी, ठीक है जी। अगर आप और लेफ्ट साइड जाएंगे तो मतलब ये गैप बढ़ रहा होगा। अगर यार ये गैप बढ़ रहा होगा तो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ रहा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बढ़ रहा हो तो ऐसे केस में ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक होगा। तो यही तो मैंने बोला है कि अगर आप इस प्रकार से ऑक्सीजन से इस तरफ आएंगे और ये गैप बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा होगा, तो ऐसे केस में आप बोल देंगे बेसिक नेचर ऑक्साइड का इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए यहां गैप ज्यादा है, पोटासियम और ऑक्सीजन दूर दूर है, जिंक और ऑक्सीजन रिलेटिवली पोटासियम और ऑक्सीजन से पास है, और यार सोडियम और ऑक्सीजन और पास है, ठीक है जी। पीरियोडिक टेबल में अगर इनके बीच का गैप जो है ये x है, और ये गैप अगर y है, ये गैप अगर z है, तो मुझे लगता है x गैप सबसे ज्यादा है, x गैप सबसे ज्यादा है, y गैप कम है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन पास पास है, z गैप सबसे कम है, ठीक है ना। गैप बढ़ रहा होगा तो यार बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा होगा। या तो आप ऐसे देख लो, बेसिक नेचर इस प्रकार से इंक्रीज हो रहा होगा, गैप इंक्रीज हो रहा है, पोटासियम ऑक्सीजन दूर दूर है, और यहां देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन पास पास है। अगर ये दूर दूर है तो बेसिक नेचर इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ये पास पास है तो ऐसे केस में बेसिक नेचर क्या होगा, कम होगा।
इसका तो यार एसिडिक नेचर होगा। नॉन मेटल का ऑक्साइड है ये, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक मिलता है। और मेटल का ऑक्साइड कैसा मिलता है? बेसिक मिलता है। ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड मिलता है बेसिक। और ये देखिए नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ये क्या है? ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये क्या होगा? ये एसिडिक होगा। और एम्फोटेरिक की कैटेगरी से ZnO है, ये एम्फोटेरिक है, ये बीच में होगा, ये एम्फोटेरिक, ये बीच में होगा। तो यार बेसिक कैरेक्टर इसके ज्यादा होंगे और ये एसिडिक है तो इसके बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे? सबसे कम होंगे। आई होप आपने ऐसे आइडिया लगा लिया होगा। नहीं तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से भी आप चेक कर सकते हैं, यहां डिफरेंस ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है या और कम मिल रहा है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा होगा ए एंड ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा। तो यार यही तो ज्यादा बेसिक होगा। यहां डिफरेंस कम मिल रहा होगा तो ये कम बेसिक होगा। चले आगे, आगे देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड। ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स की बात करनी है। ये पॉइंट नंबर 7 है। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 7 है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, नंबरिंग में मिस्टेक हुई है, ये पॉइंट नंबर 7 है। तो पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? चलिए इसको ठीक कर लें यार, ठीक है ना। नोट्स भी आपके एरर फ्री मिलेंगे आपको, इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो ये लीजिए, ये हमारे पास है पॉइंट नंबर 7। क्या कहता है ये पॉइंट? ये कहता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिलेटेड होगी ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड्स के केस में। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिलेटेड होगी ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स के केस में। किसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैपिटल ए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैपिटल ए। कैपिटल ए ने ही ऑक्साइड बनाया है, कैपिटल ए का ही ऑक्सो एसिड है, ठीक है जी। किस में होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? कैपिटल ए की। इन ऑक्साइड, इन इट्स ऑक्साइड और इन इट्स ऑक्सो एसिड। इसकी ऑक्सो एसिड में, इसके ऑक्साइड में अगर यार इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिल रही है तो ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है जी। ऑक्सो एसिड का नेचर कैसा होगा? कैसा होगा? ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। चले आगे, एग्जाम्पल्स देखना चाहेंगे? देख लो भैया, एग्जाम्पल्स देख लो। यहां देखिए, ए कौन है? ए को पहचानो। ए कौन? देखो ये ए है। ऑक्सीजन के अलावा ऑक्साइड में जो भी है ये क्या है? ये ए है। देख लिया आपने। और इस प्रकार से अगर आप चार्ज देखेंगे, सभी पर चार्ज सेम मिल रहा है। कितना मिल रहा है? ऑक्सीजन का चार्ज अगर यार -2 है, इसका चार्ज आप नहीं जानते, एक्स मान लो। एक शानदार टेक्निक मैंने आपको सिखाई है। क्या टेक्निक सिखाई है? चार्ज का एल्जेब्रिक सम 0 से इक्वेट कर दो, क्योंकि नेट चार्ज 0 है, तो आपको अननोन चार्ज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? देखिए, x × 1 सल्फर 1 है, प्लस -2 × 3 ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, तो -2 × 3 करेंगे। नेट चार्ज कितना? 0 है। 0 से इक्वेट करने पर ये अननोन चार्ज कितना मिल जाएगा? +6 मिल जाएगा। चेक कर लो भैया। सिमिलर तरीके से आपको ये +6 यहां भी मिल रहा होगा, +6 आपको यहां भी मिल रहा होगा। अब चार्ज से तो आप बता नहीं पाएंगे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इनकी पोजीशन से आप बता पाएंगे। कैसे? डाउन द ग्रुप आप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करती है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर सबसे ज्यादा होगी। डाउन द ग्रुप जाएंगे, सेलेनियम मिल रहा होगा, टेल्यूरियम मिल रहा होगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज मिल रही होंगी। मतलब सल्फर से टेल्यूरियम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। तो यार एसिडिक नेचर भी क्या कर रहा होगा? इस प्रकार से डिक्रीज कर रहा होगा।
एसिडिक नेचर भी क्या कर रहा होगा, इस प्रकार से यार डिक्रीज कर रहा होगा। मामला क्लियर है? आगे देखिए, यहां भी देखिए चार्ज सेम मिल पाएगा, सिमिलर टेक्निक से देखिए +5 +5 +5। यहां भी आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं। नाइट्रोजन से फॉस्फोरस मिलता है, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस मिलता है आगे चलने पर, और फॉस्फोरस से आगे चलने पर आर्सेनिक मिलता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन से आगे चलने पर फॉस्फोरस मिलता है, फॉस्फोरस से आगे चलने पर आर्सेनिक मिलता है। डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। अगर यार इस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या कर पाएगी, डिक्रीज कर पाएगी। एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। यहां देखिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। नाइट्रोजन से फॉस्फोरस आने पर, फॉस्फोरस से आर्सेनिक जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज कर रही है तो यार एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। मामला क्लियर है? यहां भी देख लें, चार्ज देख लें, चार्ज तो सेम मिल रहा है। हाँ ये भी चेक करना जरूरी है, चार्ज चेक करना जरूरी है। चार्ज तो सेम मिल रहा है कि चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं वेरी नहीं कर रही है, नहीं, चार्ज की वजह से वेरी नहीं कर रही है। अब देखिए डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, डिफरेंट टाइप के एटम है, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है, अलग है। किस प्रकार से अलग है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी नीचे जाएंगे ग्रुप 15 में मिल रहे होंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से डिक्रीज कर रही होगी? नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, डाउन द ग्रुप जाने पर ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही होगी इस प्रकार से। अगर यार एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम मिल रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आगे देखिए, आगे यार ऑक्सो एसिड्स में देखना है, ठीक है। चार्ज आप कैलकुलेट करें किस प्रकार से, हाइड्रोजन का है +1, ऑक्सीजन का है -2, सल्फर का हम जानते नहीं, मान लीजिए x है, ठीक है, और नेट चार्ज कितना, 0 है। ये शानदार टेक्निक मैंने आपको सिखाई है चार्ज कैलकुलेट करने की। इसमें सल्फर का चार्ज मैं फाइंड करूंगा, और यहां देखिए सेलेनियम का चार्ज, टेल्यूरियम का चार्ज आप फाइंड करेंगे, ठीक है। सेम टेक्निक से आप फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइंड करना है आपको, ऐसे ही मतलब मेरी बात नहीं माननी है, चार्ज सेम मिल जाएगा, जितना यहां मिलेगा उतना यहां मिल जाएगा, है ना। आपको फाइंड करना है, तभी आपको बिलीव करना है, हाँ चार्ज सेम मिल रहा है। तो इस केस में देखिए, इस शानदार टेक्निक से अगर सल्फर का चार्ज फाइंड किया जाए, +1 × 2 + x × 1 -2 × 4, चार्ज का एल्जेब्रिक सम हमने लिया, ये -2 चार्ज एक ऑक्सीजन का है, लेकिन ऑक्सीजन तो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई किया भी है। +1 चार्ज एक हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। सल्फर 1 है, एक ही सल्फर का चार्ज निकालना है, x × 1 किया, x से मिलता है ये। नेट चार्ज 0 है, तो चार्ज की एल्जेब्रिक सम को 0 से इक्वेट करना होगा। यहां से हमें x की वैल्यू +6 मिलती है। कितने मिलती है? +6 मिलती है। यहां भी यार x की वैल्यू +6 मिलती है, यहां भी आप फाइंड कर लें +6 मिलती है, यानी चार्ज में वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। चार्ज के वेरिएशन की वजह से भी यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो सकती थी, लेकिन यहां पर चार्ज में किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं है। तो फिर इनकी पोजीशन की वजह से हम यहां पर देखिए डिफरेंस के बारे में बात कर पाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि नहीं है। कैसे बात कर पाएंगे यार? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, हम डाउन द ग्रुप देखिए जा रहे हैं। अगर हम एक ग्रुप में नीचे बढ़ रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी। क्या कहना चाहता हूं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप मूव करने पर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस प्रकार से सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम तक जाने पर डिक्रीज कर रही होगी, तो यार एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर रही होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ का भी यही ऑर्डर मिलेगा जो ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मिलता है। यहां भी देखिए सल्फर से सेलेनियम, सेलेनियम से टेल्यूरियम जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। चार्ज क्या मिल रहा है? चार्ज हमें देखिए सेम मिल रहा है। अगर आप फाइंड करेंगे चार्ज को, +4 +4 +4 ये चार्ज मिलेगा आपको। और डाउन द ग्रुप आप मूव कर रहे होंगे सल्फर से सेलेनियम, सेलेनियम से टेल्यूरियम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही होगी, ठीक है यार। इनके ऑक्सो एसिड में अगर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस प्रकार से डिक्रीज हो रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहां देखिए यार, यहां चार्ज आपको डिफरेंट मिल रहा होगा, +5 +4 +3,
चार्ज डिफरेंट मिल रहा होगा। जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज्यादा वैल्यू को इंडिकेट कर रहा होगा। कैसे पता? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यार पॉजिटिव चार्ज के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। लास्ट सेशन में फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको बताया जा चुका है। तो यहां देखिए +5 चार्ज है, तो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी +5 चार्ज के साथ ज्यादा होगी। कार्बन की +4 चार्ज के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन की +3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होगी? ज्यादा होगी। इस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही होगी, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा होगा। तो यार ऐसे केस में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहां अगर आप चार्ज फाइंड करें +5 मिलेगा आपको, यहां फाइंड कीजिए +5, यहां फाइंड कीजिए +5। चार्ज तो सेम मिल रहा है। फिर आप देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, फॉस्फोरस से आर्सेनिक मिलता है, आर्सेनिक से एंटीमनी मिलता है। डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, ज्यादा मिलती है फॉस्फोरस की, और इस प्रकार से देखिए डिक्रीज कर रही होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही होगी। आगे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक डिक्रीज करती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यार डिक्रीज करती है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इस प्रकार से इस ऑर्डर में मिल रही होगी, ठीक है। ये भी डिक्रीज कर रही होगी। आगे चलें, यहां देखिए डिफरेंट चार्ज मिल रहे हैं। यहां चार्ज +3 मिल रहा है, यहां चार्ज +5 मिल रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा मेरे दोस्त तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। मामला क्लियर है? अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो ऑक्साइड क्या होगा? मोर एसिडिक, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। यहां पे देखिए चार्ज जल्दी से फाइंड कीजिए, +1, +2, +3, +4, +5। आई होप आपने चार्ज फाइंड कर लिया होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। यहां सारे नाइट्रोजन थे लेकिन चार्ज अलग अलग मिल रहा है। सभी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी, अलग होगी। अलग होगी तो इस प्रकार से देखिए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होती है तो इस ऑर्डर में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ मिल रही होगी। क्या आपने यहां चार्ज फाइंड किया? +1 मिलेगा। मेरी प्रैक्टिस ज्यादा है इसलिए दिमाग में कैलकुलेशन मैंने कर ली है, आपकी प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाएगी अगर आप हर केस में चार्ज इसी अंदाज में फाइंड कर रहे होंगे। अननोन चार्ज को आप x मान रहे होंगे और बाकी की चार्ज को इस प्रकार से इंडिकेट कर रहे होंगे। चार्ज की एल्जेब्रिक सम को 0 से इक्वेट करने पर आपको चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो +1, +3, +5, +7 अगर यार पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी, इंक्रीज कर रही होगी। यहां चार्ज +5 मिलता है, यहां चार्ज +3 मिलता है। मुझे लगता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है तो इसका ऑक्सो एसिड क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे चलते यार। अब पॉइंट नंबर 8 की बारी है। ये पॉइंट नंबर 8 है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ AX। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ AX के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पर कमेंट किया जा सकता है। कैसे भैया कमेंट किया जा सकता है? रुकिए जरा, अरे क्या हो गया भैया। देखिए कैसे कमेंट किया जा सकता है। ये पॉइंट नंबर कौन सा? 8 है। यहां भी टाइपिंग मिस्टेक है, एप्लीकेशन नंबर 8 है। यार देखिए, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, AX की हाइड्रोलिसिस करनी है। पहले तो ये देखिए हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या है? रिएक्शन विद पानी, रिएक्शन विद वाटर। हाइड्रोलिसिस का यार ये मीनिंग है। अगर आपको हाइड्रोलिसिस का मीनिंग पता है तो देखिए, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X is more than electronegativity of A, then hydrolysis product will be HX। कैसे भाई? कैसे HX? HX हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट किस प्रकार से मिल रहा है? देखिए हमारे पास AX है और क्या बताया गया है? बताया ये गया है X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब X इनसाइड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा हो, X पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा।
ए पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा। पानी से रिएक्शन की बात की गई है। पानी के दो आयन होते हैं, एक H प्लस दूसरा OH माइनस, नाम सुना होगा आपने, OH माइनस आयन, H प्लस आयन। पानी के दो आयन होते हैं। तो आपको क्या लगता है पानी का OH माइनस आयन किसके पास जाएगा? अगर रिएक्शन होगी तो पानी का OH माइनस आयन तो यार जहां देखिए प्लस चार्ज मिलता है वहां जाएगा। तो OH माइनस तो इसके पास जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और पानी का H प्लस आयन कहां जाएगा? जहां माइनस चार्ज होगा, H प्लस आयन यहां जाएगा। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके पास जाएगा, और ये OH माइनस यहां जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ बॉन्ड बना रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके साथ बॉन्ड बना रहे होंगे, अगर OH माइनस ने अटैक किया होगा A पर, तो यार ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे X की तरफ, और X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, X ही इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां यूटिलाइज होंगी? H प्लस के साथ बॉन्ड बनाने में। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके अटैक की वजह से क्या होगा? देखिए OH इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, HOA बनेगा, और यार मुझे लगता है H प्लस इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा? HX बनेगा। ये कहानी होगी। क्लियर है? अब आप सोचेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे? इस प्रकार से आएंगे। आपको ये दिया रहेगा, आपको यार ये दिया रहेगा, देखिए BCl3 क्या दिया रहेगा आपको? BCl3, ठीक है ना। और पानी के साथ रिएक्शन आपको करवानी होगी, ठीक है ना। पानी के साथ रिएक्शन आपको करवानी होगी। BCl3 आपको दिया रहेगा। यहां देखिए डेल्टा प्लस चार्ज है बोरोन पर, Cl पर चार्ज कैसा है? डेल्टा माइनस चार्ज है। बोरोन पर चार्ज है डेल्टा प्लस, Cl पर चार्ज डेल्टा माइनस, क्योंकि यार Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है? ज्यादा है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है? ज्यादा है। तो Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा, जिसकी वजह से पार्शियल माइनस चार्ज अपीयर कर रहा है। किस पर? Cl पर। Cl पर पार्शियल माइनस चार्ज अपीयर कर रहा है, ठीक है। और यार बोरोन पर पार्शियल प्लस चार्ज अपीयर कर रहा है। अब पानी से कौन सा आयन बोरोन के पास जाए और कौन सा आयन Cl के पास जाए, ये देखिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां पर डिसाइड कर रहा होगा। किस प्रकार से डिसाइड कर रहा होगा यार? ये इस प्रकार से डिसाइड कर रहा होगा, देखिए यहां डेल्टा प्लस चार्ज है तो पानी का OH माइनस आयन इस अपोजिट चार्ज डेल्टा प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और पानी का H प्लस आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, डेल्टा माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा। एक पानी का अटैक हो, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, HCl बन जाए, यहां BOH बन जाए, ठीक है ना। बोरोन OH के साथ बॉन्ड बना ले, बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए, तो ये देखिए OH की फॉर्म में जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा। ये काम यार दो और इन क्लोरीन के साथ हो सकता है, मतलब दो स्टेप और आगे चले, मुझे लगता है पिक्चर आपको और क्लियर होगी। जैसा काम यहां हुआ है वैसा काम यहां भी हो सकता है। एक वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार से रिएक्ट हो रहा है तो दो और वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट हो जाएंगे, मतलब ये दो Cl और यहां से रिमूव होंगे, तो दो और वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे होंगे। टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे? 3 रिएक्ट होंगे, ठीक है जी। तो अगर यार ये Cl माइनस H प्लस के साथ कंबाइन कर रहा है और इसके साथ जाकर OH अटैच हो रहा है, यहां HCl की फॉर्मेशन हुई है। सिमिलर काम यहां भी हो सकता है, यहां OH अटैच हो जाए, यहां से निकले हुए Cl माइनस के साथ H प्लस कंबाइन हो जाए, यहां भी HCl की फॉर्मेशन हो, यहां से भी Cl माइनस रिमूव हो जाए, यहां भी OH के साथ बॉन्ड बने, ठीक है, और यहां से रिमूव हुआ Cl माइनस पानी के H प्लस के साथ रिएक्ट होकर HCl बना दे। मतलब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को इस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को यूज करते हुए हम इंडिकेट कर पाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इंडिकेट कर पाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पोलैरिटी मिल जाएगी, किस पर कौन सा चार्ज आएगा। जिस पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा उसकी तरफ यार OH माइनस अट्रैक्टेड होगा, और जिस पर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा उसकी तरफ H प्लस अट्रैक्टेड होगा, उसके साथ H प्लस बॉन्ड बनाएगा जिस पर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, और जिसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा उसके साथ यार OH माइनस बॉन्ड बनाएगा।
ऐसा होगा, ऐसे हालात होंगे, तो इस प्रकार से हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट को आप आसानी के साथ प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, यहां आपने प्रिडिक्ट कर लिया है, तो यह आपका होमवर्क है, PCl3 PCl5 के प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना। ठीक है ना, PCl3 प्लस H2 क्या प्रोडक्ट मिल रहा होगा? अब तो यार डायरेक्टली बोल दो क्या मिल रहा होगा। PCl5 प्लस H2 क्या प्रोडक्ट मिल रहा होगा? वैसे हाइड्रोलिसिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर जितनी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमारे सिलेबस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में होंगी वो सारे ही मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। अभी तो यार हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन देखनी है। ठीक है, यहां भी देखिए, ध्यान से देखिए, यहां भी क्लोरीन पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा, क्लोरीन फोस्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मिल रहा है, तो HCl की फॉर्मेशन होगी। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट एक क्या मिल जाएगा यहां से? हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आपको यहां से HCl मिल जाएगा। और दूसरा हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा, ये सोचने वाली बात होगी। यहां से अगर 3Cl माइनस निकाल दें तो फोस्फोरस पर चार्ज कितना होगा? 3+ होगा। जरा सोचिए, फोस्फोरस पर चार्ज 3+ हो तो ऐसे 3+ चार्ज के साथ फोस्फोरस कैसा ऑक्सो एसिड बनाना चाहेगा? मुझे लगता है यहां फॉर्मेशन होगी H3PO3 की। 3Cl निकलेंगे, 3 OH जाएंगे। ठीक है ना, 3 OH जाएंगे, 3Cl निकलेंगे, 3 HCl बनेंगे। अगर यहां 3 OH जाएंगे तो H3PO3 बन रहा होगा। 3 OH जाएंगे, इमेजिन कीजिए 3 OH अटैक करने के बाद POH थ्राइस यानी H3PO3 बना होगा। ठीक है, इमेजिन कर लिया आपने। और यहां देखिए, इस पर जब अटैक होगा, इस पर जब अटैक होगा तो 5 HCl बन रहे होंगे, 5H प्लस 5Cl माइनस के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो 5 HCl बन रहे होंगे। और यहां से देखिए, अगर ये 5Cl माइनस दूर होंगे तो फोस्फोरस पर चार्ज कितना होगा? +5 होगा। फोस्फोरस +5 चार्ज के साथ कैसा ऑक्सो एसिड बनाएगा? सोचिए सोचिए, फोस्फोरस के कौन से ऑक्सो एसिड में फोस्फोरस का +5 चार्ज होगा? मुझे लगता है +3 चार्ज के साथ फोस्फोरस अगर H3PO3 ऑक्सो एसिड बनाता है, +5 चार्ज के साथ H3PO4 बनाएगा। अरे वाह, OH माइनस के अटैक से क्या होगा? Cl माइनस निकलेंगे, H+ के साथ HCl बना रहे होंगे। और फोस्फोरस का चार्ज अगर +5 मिलता है तो +5 चार्ज के साथ, जब फोस्फोरस +5 चार्ज के साथ है तो OH माइनस का अटैक हो रहा है। तो आप जरा सोचिए, OH माइनस के अटैक के बाद ऑक्सो एसिड की शक्ल कैसी हो? कैसा ऑक्सो एसिड बन रहा होगा? यार H3PO4 बन रहा होगा। यही फोस्फोरस का चार्ज +5 है। यहां भी चार्ज कैलकुलेट करें, Cl माइनस रिमूव करने के बाद +5, और यहां देखिए OH माइनस के अटैक के बाद क्या +5 मिल रहा है? जी हाँ, +5 चार्ज आपको यहां से मिल पाएगा। जब आप फाइंड करेंगे, चेक करेंगे, वहां +5 है, यहां +5 है, क्या सेम चार्ज मिल रहा है? हाँ, सेम चार्ज मिलेगा आपको। वैसे भी यार पानी डालने पर कोई रिडॉक्स तो हुई नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हुआ नहीं है। जितना चार्ज फोस्फोरस का उस तरफ है उतना ही चार्ज इस तरफ हमें मिलना चाहिए। +5 चार्ज उस तरफ है तो OH माइनस के अटैक के बाद जो ऑक्सो एसिड मिलेगा, यहां भी फोस्फोरस का चार्ज देखिए +5 ही मिल रहा होगा। चले आगे। अगर यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A हो, यानी प्रीवियस केस का बिल्कुल क्या हो, अपोजिट केस हो, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में यार हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट विल बी HOX। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा? HOX होगा। हमारे पास इस प्रकार से देखिए, AX है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की ज्यादा है, X की कम है। इस बार इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन खींच रहा होगा? कौन बुला रहा होगा? A बुला रहा होगा। तो देखिए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डेल्टा माइनस चार्ज होगा, और इसकी कम है, डेल्टा प्लस चार्ज होगा। मामला क्लियर है? अब देखिए, पानी के साथ रिएक्शन करवाई जाए, पानी के 2 आयन है, H+ आयन, OH माइनस आयन। आपको क्या लगता है नेगेटिवली चार्ज्ड OH माइनस आयन किस पर अटैक कर रहा होगा? जिस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर अटैक कर रहा होगा OH माइनस आयन। और पानी का दूसरा आयन है H+। H+ किसके पास जाएगा? H+ जाएगा अपोजिटली चार्ज्ड A के पास, या डेल्टा प्लस चार्ज इसके पास जाएगा, और इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, क्योंकि इधर यार OH माइनस बॉन्ड बना रहा है X के साथ,
और इधर यार H प्लस इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में ये इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो जाएंगे, ये इस तरफ क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। शिफ्ट होंगे तो क्या बनेगा, HA बनेगा, और इसके साथ देखिए X के साथ OH बॉन्ड बना रहा होगा, OH माइनस की फॉर्म में ये बॉन्ड बना रहा होगा, इसका नेगेटिव चार्ज दूर हो जाएगा बॉन्ड बनाने के बाद, ठीक है। तो क्या बनेगा, HOX बनेगा, क्योंकि डेल्टा प्लस चार्ज था तो अपोजिटली चार्ज OH माइनस इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो इसने बॉन्ड बनाया तो क्या बनेगा, HOX बनेगा। क्या बनेगा, ये आपके सामने, ठीक है जी। इसके साथ देखिए डेल्टा माइनस चार्ज था, अपोजिटली चार्ज आयन H प्लस अट्रैक्टेड होगा, बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा, HA बनेगा। तो यहां देखिए क्या बन रहा है, HOX बन रहा है। प्रीवियस केस में क्या बन पाया था, प्रीवियस केस में आपने देखा बन पाया था HX बन पाया था, ठीक है। इसका भी कोई एग्जाम्पल होगा क्या, देखिए इसका एग्जाम्पल ये है OCl2 को पानी के साथ अगर रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा, पानी के साथ अगर रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा, सोचिए इसके बारे में। यहां इस केस में फॉर्मेशन होगी इस प्रकार से, देखिए HOX की कैसे फॉर्मेशन होगी। यहां हमारे पास जो ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड है, इसकी पोलैरिटी अगर चेक की जाए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, क्लोरीन की कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, डेल्टा माइनस चार्ज। क्लोरीन पर होगा डेल्टा प्लस चार्ज। यहां देखिए ऑक्सीजन क्लोरीन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये पार्शियली शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, क्यों, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगेन डेल्टा माइनस चार्ज। इस क्लोरीन पर भी डेल्टा प्लस चार्ज। यार कोई भी क्लोरीन हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन से क्या होगी, कम ही होगी, ठीक है, कम होगी, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे, जिस वजह से ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ रहा होगा। अब पानी से किसका अटैक होगा, अगर यार इस क्लोरीन पर डेल्टा प्लस चार्ज है तो पानी का अपोजिटली चार्ज आयन OH माइनस यहां अटैक कर रहा होगा। OH माइनस के अटैक की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, यानी ऑक्सीजन पर अपीयर होगा अब माइनस चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से इंक्रीज कर रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा होगा, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा पानी से OH माइनस के अलावा अपोजिटली चार्ज H प्लस, ठीक है ना। यहां माइनस चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा होगा इन इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से, तो यहां से यार H प्लस जाएगा इसके पास इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, मुझे लगता है यहां देखिए OH माइनस के अटैक की वजह से यहां से HOCl बन पाएगा, और यहां देखिए H प्लस का अटैक हुआ है, एक HOCl यहां से मिल रहा होगा, यानी टोटल 2 HOCl मिल रहे होंगे। HX नहीं बनेगा इस केस में, इस केस में यार आप देख चुके हैं पहले ही, HOX मिलेगा। और यहां अगर X क्लोरीन है इस केस में तो क्या मिलेगा, HOCl मिलेगा। मामला क्लियर है। इसके बाद देखिए यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में भी यूज किया गया है। कैसे यूज किया गया है, ये एप्लीकेशन नंबर 9, ध्यान से देखिए कैसे यूज किया गया है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है यार उसको पहले इंडिकेट किया जाएगा, उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको पहले इंडिकेट किया जाएगा, उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको बाद में इंडिकेट किया जाएगा, उसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे। और नेम क्या होगा, नेम ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, नेम ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, ये होगा यार इस प्रकार से प्रीफिक्स प्लस सफिक्स होगा, ठीक है। ऐसे ही देख लो आप, OF2 हमारे पास, ठीक है। O के लिए क्या प्रीफिक्स हम यूज करेंगे, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या यूज करेंगे, ऑक्सीजन, प्रीफिक्स होगा ऑक्सीजन। और 2 फ्लोरीन है, सफिक्स क्या यूज करेंगे, फ्लोराइड, 2 है तो डाइफ्लोराइड, ठीक है जी। 2 फ्लोरीन है तो डाइफ्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा इसका,
ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। मामला क्लियर है। इस प्रकार से जब प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, प्रीफिक्स आप यूज करेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए, सफिक्स अगर आप यूज करेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए, आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यार नेम इंडिकेट कर पाएंगे। जैसे NaCl, ये देख लो यार, सबसे आसान है NaCl। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा सोडियम। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सफिक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्लोराइड। मामला क्लियर है। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, सोडियम क्लोराइड इसका नेम है। लेकिन यार अमोनिया एक एक्सेप्शन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे ये एक्सेप्शन कैसे है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर हम नेमिंग करते हैं, पहले अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को लिखते हैं, बाद में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को लिखते हैं, और नेम होगा प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, ठीक है। ये आप देख चुके हैं कैसे होगा नेम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हम देख चुके हैं। अमोनिया किस प्रकार से यार एक्सेप्शन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाकर, और मैं इस पर कमेंट करूंगा। आपकी कमेंट पर मेरा कमेंट जरूर आपको मिलेगा अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। और क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बातचीत हमारे कमेंट सेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये लीजिए यार, आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ, और इस बात में पूरी सच्चाई है। किस बात में पूरी सच्चाई है? इस बात में यार पूरी सच्चाई है। सोचने वाले सोचते रह गए और चलने वाले चलते चले गए। देखिए यार, हमने कुछ टाइम पहले ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था और आज हमने कंप्लीट भी कर लिया है। और यार मुझे लगता है आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अगर आपने सारे लेक्चर अटेंड किए हैं और सच्चे मन से पढ़ाई की है, ठीक है ना। दोनों ही कंडीशन यार यहाँ पर देखिए एप्लीकेबल है। अगर आपने सारे लेक्चर अटेंड किए हैं और सच्चे मन से आपने मेहनत की है, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं किए पढ़ाई तो यार जल्दी से पुराने लेक्चर्स को फिनिश कीजिए। और मंडे से हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो पाए, इसके लिए यार जल्दी से इस वीक में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को फिनिश कर लीजिए। आज रात को आपको मॉड्यूल एंड डीपीपीज आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के मिल जाएंगे, यानी प्रैक्टिस के लिए भी आपको वक्त दिया गया है। मंडे तक का वक्त आपके पास है। मंडे को केमिकल बॉन्डिंग की होगी लाइव क्लास, आना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए अंदाज में केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी करने के लिए, कंप्लीट बॉन्डिंग की इंफॉर्मेशन जानकारी पाने के लिए रेडी हो जाइए। मंडे से केमिकल बॉन्डिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। काफी ज्यादा डिमांड है केमिकल बॉन्डिंग की, मैं जानता हूं। यूट्यूब पर आज तक मैंने केमिकल बॉन्डिंग कहीं पर भी कवर नहीं की है, तो ये पहली बार होगा, है ना। पहली बार होगा जब हम केमिकल बॉन्डिंग को यूट्यूब पर कवर कर रहे होंगे। चलिए, बहुत मजा आएगा, मुझे भी आएगा, उम्मीद है आपको भी काफी ज्यादा मजा आएगा केमिकल बॉन्डिंग को कवर करने में।